हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि आज की वीडियो क्या क्या चीज़ें कंटेन करेंगी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल और डिटेल्ड होने वाली है। बहुत सारे हमें प्रोसेसेस समझने हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं हम दो सिस्टम्स को, वैसे वो सब कुछ समझना है। और हम सबसे इम्पोर्टेंटली ये देखेंगे कि एम्बेसडर राजीव भाटिया का क्या कहना है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच में क्या 4 इरिटेंट्स हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो अडॉप्शन रूल्स हैं वो कैसे डिफरेंट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और जे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बीच में। बहुत सारी ऐसी चीजें, और क्या देखेंगे डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के बीच में डिफरेंस। तो इन तरह की चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया Saudi ties promise shared growth, security, stability, says Jaishankar. Now, as we know, S. Jaishankar, Minister of External Affairs, is on a 3 days visit to Saudi Arabia. और इनका ये कहना है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज हैं हम दोनों कंट्रीज के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम दोनों के लिए ही। और द कोलैबोरेशन होल्ड्स द प्रॉमिस ऑफ शेयर्ड ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल जो जयशंकर ने मेंशन करके कहा है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने जिस तरह से हमें हेल्प की थी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत, देखिए आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज में कितने सारे इंडियंस काम करने के लिए, बहुत सारी नर्सेज हैं केरला की, बहुत सारे लोग हैं लेबर वर्क के लिए, बहुत सारे लोग बिजनेस टाइकून्स हैं बाहर की कंट्रीज में, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो ऑयल कंपनीज में सऊदी अरेबिया के पोस्टेड हैं। तो वो सारे जो लोग थे वो बाहर जाके फंस गए थे। तो उस टाइम पे स्पेशल फ्लाइट्स चलाना, बहुत ही सेफली उन लोगों को इंडिया में दोबारा भेजना, बहुत सारी ऐसी तरह से सऊदी अरेबिया ने हमें हेल्प की थी हमारे डायस्पोरा को सेफली और सिक्योरली वापस रिटर्न करने में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए एस जयशंकर ने उनको थैंक यू बोला। देखिए डायस्पोरा का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो गल्फ कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा है या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन डायस्पोरा है या कहीं भी, डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट मतलब जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसे भी पढ़ने बाहर गए हुए हैं या फिर बहुत टाइम से अपना बिजनेस बाहर सेट किया हुआ है, वो इंडिया का डायस्पोरा बन जाता है। तो वो दोनों कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में जाके इंडिया के लोग रहते हैं जहाँ पे, और इंडिया और उस कंट्री के बीच में इस तरह के बायलैटरल रिलेशन में हमेशा डायस्पोरा का मुद्दा उठता ही है। तो सऊदी अरेबिया और किसी भी गल्फ कंट्री जैसे यूएई, दुबई वगैरह, आपको पता है कितना ज़्यादा हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, कितने लोग वहाँ गए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो आई थिंक दिस वाज इट। और ये पहली विजिट है किसी, मतलब जयशंकर जी की पहली विजिट है सऊदी अरेबिया में आफ्टर ही एक्चुअली बिकेम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नाउ अ वेरी क्लासिक एथिक्स केस स्टडी। मैं पहले आपको एक एथिक्स की केस स्टडी, मैं पहले बोलूंगी कि केस स्टडी है क्या, फिर मैं बताऊंगी इसका सोल्यूशन हमारे सामने कैसे आया है, कैसे एक अवार्ड विनिंग आईपीएस ऑफिसर ने इसका हल निकाला है। हूच, आपको हूच के बारे में पता होगा। हूच एक बेसिकली इलिसिट लिकर है, एक इलीगल शराब जिसे आप कह सकते हैं। देखिए इलीगल क्यों है, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। आपको, आप बहुत बार पढ़ते हैं कि हूच की वजह से मुंबई में 99 डेथ्स सुनने के लिए मिली, कभी कभी बच्चों की डेथ्स आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो हूच एक्चुअल में है क्या, ये इस तरह की एक लिकर, देखिए जो इसकी रेसिपी है ना हूच बनाने की, वो काफ़ी ज़्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड से बनती है। इन द सेंस कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट्स नहीं है, जो लोकल्स हैं वो किसी भी तरह से हूच बना लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेथनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मेथनॉल आपको पता है कि बहुत ही लीथल और फेटल होता है, जिस वजह से ब्लाइंडनेस और ब्रेथलेसनेस और इनफैक्ट डेथ भी। मेथनॉल तो आपको पता है कि 2-4 मिनटों में हमारा, मतलब वो बिल्कुल ऑक्सीजन का सप्लाई रोक सकता है ब्रेन तक जाने में, एंड इट कैन कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट एज वेल एंड वी आर डेड। तो हूच इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है हूच का बनना, क्योंकि कोई रेसिपी फिक्स ही नहीं है। तो लोकल्स को व्हेन दे गेट इट ऑल रॉन्ग, देन द मेथनॉल प्रोडक्शन गेट्स स्काई रॉकेटेड एंड देन इट बिकम्स कंप्लीटली डेंजरस। तो इसीलिए इसका रोकना, इस प्रोडक्शन का इसका बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब देखिए, आप केस स्टडी सुनिए मेरी, कि मैं क्या बोल रही हूँ, एक एक वर्ड केस स्टडी का सुनिए। आप सपोज करिए कि आप एक एसपी की तरह पोस्टेड हैं एक डिस्ट्रिक्ट में मुंबई की,
और वहाँ पे बहुत सालों से, देखिए आप एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं, तो इसीलिए जब आपकी पोस्टिंग वहाँ की जा रही थी तो आपके सीनियर्स द्वारा आपको बताया गया था, आज तक जितने लोगों की भी आपसे पहले यहाँ पे पोस्टिंग हुई है वो या तो वापस ही नहीं आए, या तो वो अपना टास्क गिव अप करके एक दूसरी पोस्टिंग मांग लेते हैं, क्योंकि हूच जो इलीगल लिकर का फॉर्मेशन है महाराष्ट्र के इस डिस्ट्रिक्ट में, उसे कर्ब करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोकल विलेजर्स जो हैं वो ही आप पे हमला बोल देते हैं, और वो ऐसे स्पॉट्स बन चुके हैं जहाँ पे पुलिस जा भी नहीं सकती, इतना डेंजरस है। और फिर जब थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद आपको पता चलता है कि जो कम्युनिटी इस तरह की प्रोडक्शन को कैरी आउट कर रही है, वो कम्युनिटी अपना पास्ट बताती है कि हम और क्या करें, हम सालों साल से यही बिजनेस कर रहे हैं, यही ट्रेड कर रहे हैं, हमें और कुछ करना भी नहीं आता। उनके लोग कहीं तरह से, मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको ये पता चलता है कि वो जो कम्युनिटी है एक टाइम पे बैंड कम्युनिटी, क्रिमिनल कम्युनिटी का उन पे धब्बा लगा हुआ है, जिस वजह से कोई उनसे बातचीत भी नहीं करता, कोई और उनको जॉब्स भी नहीं देता। सो एज एन एसपी आपकी दो ड्यूटीज हैं, एक तो ये कि कैसे आप इलीगल लिकर का ट्रेड रोकेंगे, कैसे प्रोडक्शन रोकेंगे ताकि जाने ना जाए, दूसरा ये कि उस कम्युनिटी को जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि उनके साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि उनके पास पता ही नहीं है आगे काम क्या करना है, कैसे करना है, तो ये दोनों चीजें इकट्ठे आप मैनेज कैसे करेंगे। तो ये दोनों ही चीजें इन आईपीएस ऑफिसर ने कंप्लीटली बहुत अच्छे से मैनेज की है, और उनको इसके लिए अवार्ड भी मिला है फिकी द्वारा। सो लेट्स लुक एट द एंटायर केस एंड द सोल्यूशन। देखिए तेजस्वी सतपुते एक 2012 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्हें सोलापुर रूरल एरिया में पोस्ट किया गया था एज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, इन अक्टूबर 2020। उनको एग्जैक्टली पता था कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि 7 साल पहले एज अ यंग आईपीएस प्रोबेशनर शी हैड स्पेंट ओवर 2 वीक्स इन द एरिया, और उस टाइम पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि इस एरिया का, सोलापुर का सबसे डार्केस्ट स्पॉट है इलिसिट लिकर, यानी कि हूच। और जब उन्होंने जब ज्वाइन किया एसपी के रूप में सोलापुर में, तो तब तक तो ये रीजन एक रेपुटेशन अटेन कर चुका था अपने लिए कि ये बन चुका है प्राइमरी सप्लायर ऑफ हूच, मतलब टू एटलीस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, आसपास की जितनी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस पर भी ये सप्लायर बन चुका था उनके लिए भी एक हूच का। तो फिर जब while she spent the first few months of her posting figuring out the extent, मतलब जब उन्हें एसपी के रूप में पोस्ट किया गया वहां पे, तो उन्होंने पहले के स्टार्टिंग के कुछ महीने इस चीज में व्यतीत करे कि वो एटलीस्ट फिगर आउट तो कर ले कि किस हद तक ये इलिसिट बिजनेस जा चुका है, कहाँ तक फैल चुका है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको ये देखना है कि क्या स्टेटस है अभी प्रॉब्लम का, तभी तो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे, और इसलिए इन्होंने भी यही किया। फिर सितंबर 2021 में सतपुते ने लॉन्च किया, यानी कि इन आईपीएस ऑफिसर ने लॉन्च किया ऑपरेशन परिवर्तन, जिसके तहत एक 4 पॉइंट एक्शन प्लान निकाला गया, जिसमें उन्होंने कंबाइन किया सॉफ्ट पुलिसिंग मेथड्स को, जैसे काउंसलिंग। अभी हम इनकी पूरी सॉफ्ट पुलिसिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट पुलिसिंग मेथड को इन्होंने कंबाइन किया, जैसे सॉफ्ट पुलिसिंग में काउंसलिंग, और सॉफ्ट पुलिसिंग को कंबाइन किया हार्ड उसके पुलिसिंग के साथ भी, क्योंकि उन्होंने रेड्स भी कंडक्ट की हाथ भट्टीज पे। हाथ भट्टीज देखिए आपको पता चल जाएगा जिससे हूच बनती है एक्चुअल में। ओके, हैंड ऑपरेटेड इलिसिट लीकर डिस्टिलरीज इन द पुलिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्रैकडाउन भी किया और साथ साथ में काउंसलिंग भी की। अब हम देखते हैं काउंसलिंग किसकी की और रेड किस लिए की। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए हूच का प्रोडक्शन भी रोकना है, और उन लोगों को जो ये कम्युनिटी जो बिल्कुल ग्रस्त है कि इनको पता ही नहीं है क्या करना है, दोनों चीजें एक साथ संभालनी है एज अ गुड आईपीएस ऑफिसर, राइट, एज अ रिस्पॉन्सिबल आईपीएस ऑफिसर। यू कैन नॉट रियली डू समथिंग जिसके कॉन्सिक्वेंसेज एक कम्युनिटी को बिल्कुल बर्बाद ही कर दें। ओके, तो फिर इसके बाद अब 1 साल बाद हम देख सकते हैं कि ये जो इसकी प्रोडक्शन है 80% तक कम हो चुकी है। 80% ऑफ द हाथ भट्टीज इन सोलापुर रूरल हैव एक्चुअली शट डाउन, और ओवर 650 families involved in the trade have been rehabilitated in some other business or some other trade। तो सितंबर 2 को क्या हुआ, सतपुते को अवार्ड भी मिला फिकी द्वारा। फिकी आपको पता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनको स्मार्ट पुलिसिंग का अवार्ड मिला और ऑपरेशन परिवर्तन के लिए। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, शी जीरोड इन ऑन 200 हूच ब्लैक स्पॉट्स, मतलब उन्होंने 200 हूच ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए सोलापुर में, जिसमें से 70 वो थे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी,
ओके और 120 स्पॉट्स ऐसे थे जहाँ पे इन्हें बेचा जा रहा था। तो फिर इनको रियलाइज हुआ कि 70 जहाँ पे स्पॉट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो तो नो गो एरियाज बन चुके हैं पुलिस टीम्स के लिए। ठीक है, मतलब जहाँ पे अगर कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर जाएगा तो लोकल विलेजर्स जो उस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, देखिए लोकल ही इन्हें बनाते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी कंपनी आके हूच कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि जो कंपनीज हैं उनके पास नो हाउ रेसिपीज वगैरह एकदम फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो जो लोकल विलेजर्स हैं वो उन पे काफ़ी अटैक करते हैं, और ये जितने भी लोकल मेंबर्स हैं मोस्टली बंजारा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब आपको मेरी एथिक्स की केस स्टडी समझ आ रही होगी। तो बंजारा कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं, और इन्हें ये पता चल गया था कि अगर यहाँ पे मतलब रेड कंडक्ट करनी है इन मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स पे, तो मेरे को कम से कम 150 से 200 ऑफिसर्स एक रेड कंडक्ट करने के लिए चाहिए। लेकिन ये रेड ऑब्वियसली मतलब फिर एक इतने महीनों में एक ही बार कंडक्ट हो सकती थी, क्योंकि इतने सारे ऑफिसर्स को और भी बहुत सारे काम होते हैं राइट एक एसपी के ऊपर, तो बहुत मुश्किल था। और सो दैट डिडंट हेल्प मच सिंस अ डेज लॉस इन से, देखिए मतलब अगर कुछ महीनों में 4-5 महीनों में एक रेड करती तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, एक दिन का लॉस हो गया उन मैन्युफैक्चरर्स का, इससे थोड़ा ना वो हूच बनानी बंद कर देंगे। ठीक है, तो बाकी भी तो और दिन हैं, तो फिर मैन्युफैक्चरर्स दे वुड एक्चुअली गो ऑन विद देयर बिजनेस। व्हाट इफेक्ट आर यू हैविंग विद योर रेट्स? तो फिर इन्हें पता चल गया कि कुछ और करना पड़ेगा। उनको पता चल गया कि उनको फ्रीक्वेंटली रेड्स करनी पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने साइंटिफिकली रेड करनी स्टार्ट की। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, साइंस इज समथिंग विच इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू साइंटिस्ट और से मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स, या फिर किसी भी ऐसे इंसान जो साइंस को परस्यू कर रहा है। साइंटिफिक अप्रोच तो हर इंसान की होनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए जो लेंसेज आप वेयर करते हैं, दे हैव टू बी साइंटिफिक, बिकॉज देन एंड देन ओनली यू विल हैव अ प्रैक्टिकल एंड एन एप्ट अप्रोच टूवर्ड्स एवरीथिंग। तो इन्होंने भी एक साइंटिफिक अप्रोच को अडॉप्ट किया, और उन्होंने काफ़ी शी एक्चुअली डाइव्ड डीपर इनटू द प्रॉब्लम। उन्होंने पता चला कि इस पूरे प्रोडक्शन के प्रोसेस को पूछ के 72 hours लगते हैं. It is a 72-hour cycle, and hence we decided that there should be raids every 3 days to hit their प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, तो इससे इन्हें पता था कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इन्होंने अपने स्टाफ को बोला हमें कुछ ही महीनों तक ऐसा करना है। सो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मतलब मेहनत करने की स्टार्टिंग में ज़रूरत है, जिससे क्या होगा, दे विल कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, जितने भी लोकल्स हैं वो। ठीक है, तो फिर रेड्स हुई और रेड्स चलती रही, जिससे क्या हुआ, फिर जब रेड्स के साथ साथ उन्होंने अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी जो उनकी थी सॉफ्ट पुलिसिंग वाली स्ट्रैटेजी, वो भी करनी शुरू की, जिसका नाम है काउंसलिंग। उन्होंने काउंसलिंग में क्या किया, उन्हें देखिए रियलाइज हुआ कि जितनी फैमिलीज जो हैं जो सोलापुर में जो डिपेंडेंट है बिजनेस ऑफ हूच पे, या उनके पास बेसिकली है क्या, कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं है, कोई और काम नहीं है करने के लिए जिसपे वो निर्भर कर सके। तो इसीलिए कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है जो अपने लिए वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑन दी एवरेज विलेजर्स मेड एटलीस्ट ₹5,000 पर भट्टी पर डे, विद मोस्ट पीपल ओनिंग एटलीस्ट 2 to 3 भट्टीज। तो इसलिए क्या हुआ, इनिशियली उन्होंने काउंसलिंग सेशंस में क्या किया कि उनकी टीम्स ने और उन्होंने बहुत सारी विमेन से बातचीत करनी शुरू की, सीनियर सिटीजन से बात करनी शुरू की, चिल्ड्रन की अटेंडेंस काफ़ी मिली, एंड मैन ऑफ कोर्स स्टेड अवे। ओके, तो जो उनकी महिलाएं थी इस बंजारा कम्युनिटी की, उन्होंने उनको ये बताया कि देखिए ये जो बंजारा, द विमेन टोल्ड अस दैट सिंस दे बिलोंग टू द बंजारा कम्युनिटी, तो क्योंकि वो बंजारा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं इसीलिए उन्हें नोटिफाई कर दिया गया था एक क्रिमिनल ट्राइब बाय द ब्रिटिशर्स। यू नो दिस, इफ यू नो मॉडर्न हिस्ट्री यू नो दिस एज वेल, कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसमें से एक ट्राइब बंजारा कम्युनिटी भी है। तो क्रिमिनल ट्राइब जब इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया तो काफ़ी स्टिग्मेटाइज हो गई है, तो जिसकी वजह से इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर देयर मेन एंड यंगस्टर्स टू गेट जॉब्स एनीवेयर एल्स। ओके, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हैं वो सारे हाथ भट्टी में ही इन्वॉल्व थे, तो इसलिए हमें और कुछ करना ही नहीं आता। तो फिर सतपुते जी ने उन्हें बताया कि देखिए बंजारा कम्युनिटी की तो बहुत रिच हेरिटेज है, आपको किसने कह दिया कि आप क्रिमिनल्स हो या कुछ भी, आप तो खुद पे मतलब यू एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग प्राइड इन योर ओन एंसेस्ट्री, मतलब। और इन्होंने ये चीज़ कह के उनका थोड़ा सा मॉरल काउंसलिंग भी की और उनका मोरल बढ़ाया इस चीज़ से, और उनको बताया कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो तो बिजनेसमैन थे, इससे पहले कि ब्रिटिश ने उन्हें नोटिफाई किया। और फिर क्या हुआ कि इस दिस एक्चुअली स्ट्रक अ कॉर्ड विद देम, दिस हेल्प्ड सतपुते एक्चुअली स्ट्राइक अ कॉर्ड विद देम। तो फिर क्या हुआ कि सिंस मोस्ट फैमिलीज डिड नॉट हैव वैलिड पेपर वर्क और बेसिक आइडेंटिफिकेशन पेपर्स,
पुलिस स्टूड, देखिए बहुत सारे जितनी भी फैमिलीज थी, बंजारा फैमिलीज, उनके पास वैलिड पेपर या अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो फिर इन्हें अगर किसी और अल्टरनेटिव बिजनेस में या छोटे से काम में, किसी उद्योग में अगर इनको शामिल करवाना है, तो फिर कैसे, इनको पैसे ही नहीं है, उतने लोन भी तो चाहिए होगा, कोई एक छोटा सा बिजनेस भी चालू करवाना है, तो फिर उसके लिए गारंटी कैसे देगी बैंक्स? तो इसलिए पुलिस गारंटर बन गई इनके बैंक लोन्स के लिए। पुलिस ने गारंटी ली इनके बैंक के लोन्स की। और साथ में इन्होंने क्या किया, जिनके पास स्किल्स थी थोड़ी बहुत भी, जैसे कार रिपेयरिंग या स्वीट्स मेकिंग में, तो उनको भी स्मॉल लोन्स दिलवाने में इन्होंने हेल्प की। और साथ ही साथ उन्होंने सोलापुर मॉडल में क्या किया, महिलाओं के लिए इन्होंने परिवर्तन उद्योग खोला, जिसके तहत क्या हुआ कि 45 दिनों के अंदर अंदर क्या हुआ, विमेन जितने भी थी बंजारा कम्युनिटी की, उनको ट्रेन किया गया ऑपरेट करने के लिए सुइंग मशीन, यानी कि सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब उनको सिखाया गया, ताकि वो अपना लाइवलीहुड कैरी आउट कर सके। द थॉ इन लद्दाख, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इस एडिटोरियल में बहुत कुछ खास लिखा है, एडिटोरियल बहुत ही क्लीश है, हम जानते हैं क्या क्या सिचुएशन चल रही है, 2-3 बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, पर जो मुझे समझाना है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं एक कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ इस पूरे आर्टिकल की। लास्ट वीक्स अग्रीमेंट बिटवीन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑन डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द, ओके, देखिए लास्ट मीटिंग के, तो देखिए वैसे तो ये जो पूरा स्टेप लिया जा रहा है वो 16th राउंड ऑफ टॉक्स जो हुई है इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री के लेवल पे, उसके तहत ये निकला है, ये कंक्लूजन निकला है कि हम क्या करेंगे, डिसएंगेजमेंट कैरी आउट करेंगे। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, आपको पता है पीपी वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था, तो वहां पे डिसएंगेजमेंट होगी। और थोड़ा सा यहाँ पे गलवान क्लैश के बारे में लिखा है कि द गलवान क्लैशेस बिटवीन द टू साइड्स जो जून 2020 के अराउंड हुए थे, काफी ब्लडशेड दिखा था हमने, वो भी पहली बार पिछले 50-60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि वहां पे ब्लडशेड देखा गया था, जिसकी वजह से और जिसके बाद से हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, इट हैज बीन इन अ डीप चिल। ओके, और इंडिया ने अपने पार्ट पे क्या किया फिर इसके रिटेलिएशन में, हमने काफी सारे इकोनॉमिक मेजर्स, बहुत सारे बैन्स लगाए चाइना के एप्स पे, आपको ये सब कुछ पता है, बहुत सारी 54 एप्स वर बैंड इन वन सिंगल ऑर्डर, अगर आपको याद है उस टाइम पे, तो इसीलिए तो कैम स्कैनर वगैरह जितनी भी ऐसी वो थी सब चली गई, टिकटॉक चला गया, सब कुछ इस करते बहुत कुछ चला गया, ठीक है, जितना भी चाइनीज एप्स वगैरह थी। इंडिया ने ये सब कुछ किया, इकोनॉमिकली उनको वीकन करने की कोशिश की, और इंटरडिपेंडेंस अपनी कम करने की कोशिश की, और क्या किया कि पीएलए डिप्लॉयमेंट्स, यानी कि जितनी मिलिट्री उन्होंने डिप्लॉय की हुई थी बॉर्डर पे, हमने भी उतना मैच करने की कोशिश की। और इंडिया ने इंसिस्ट किया कि कोई बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता चाइना के साथ जब तक हमारा जो स्टेटस क्वो एंटे रिटर, वहां पे हम स्टेटस क्वो एंटे जो है उसको हम रिटेन नहीं कर लेते, मतलब जैसे बॉर्डर पे पहले स्थिति हुआ करती थी पीस टाइम में, अगर उस स्थिति तक वापस नहीं चले जाते तब तक एक नॉर्मल रिलेशन नहीं हो सकता, यही एक प्री कंडीशन है हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप की, दोनों कंट्रीज की, ठीक है। लेकिन चाइना हमेशा आज तक आपको पता है आर्ग्यू करता आता है, हर बारी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यही कहते हैं कि इंडिया को इतना ओवर एम्फेसाइज या ओवर स्टेट नहीं करना चाहिए जो हमारे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है उसको, बल्कि हमें तो ब्रॉडन करना चाहिए अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को, छोड़िए बॉर्डर को, बाकी भी तो और मुद्दे हैं जिसपे हम डीपन कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। लेकिन इंडिया हैज रिपीटेडली रीअफर्म्ड दैट द स्टेट ऑफ द बॉर्डर रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप। इंडिया कंबाइंड दिस फर्म पॉलिटिकल पोजिशन विद अ पेशेंट, देखिए फर्म तो है हम पॉलिटिकल पोजीशन पे, अपने डिप्लोमेटिक पोजीशन पे, लेकिन अगर हम बात करें नेगोशिएशन के मामले में उधर हम पेशेंट हैं, ठीक है। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्मनेस एज वेल एज पेशेंस। तो इस चीज में हम मिलिट्री लेवल जितनी भी टॉक्स हो रही हैं जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं डिसएंगेजमेंट के रूप में, इसमें हम काफी ज्यादा पेशेंट रहे हैं। और इंडिया ने क्या किया है अपनी से, लेकिन साथ साथ में हमने क्या किया है पेशेंट होने के साथ अपनी जितनी भी सिक्योरिटी कॉपरेशन वॉशिंगटन या फिर क्वाड कंट्रीज के साथ है वो भी हमने अप कर दी हैं, ओके। और द कंप्लीशन ऑफ डिसएंगेजमेंट, ऑफ कोर्स जो मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिसएंगेजमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी बेसिकली एक ग्राउंड ले डाउन किया जा रहा है, किसके लिए, एक हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग के बीच के जो होने वाला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज लीडर शी जिनपिंग के बीच में, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है समरकंद में जो समिट होने वाला है उज्बेकिस्तान में इस हफ्ते में। तो वैसे कहने को कई लोग कह रहे हैं शायद उज्बेकिस्तान में शी और मोदी नहीं बात करेंगे, एक्चुअल में शायद आने वाले टाइम में नवंबर में जो G20 समिट होने वाला है इंडोनेशिया में शायद वहां बात हो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिल्ली वुड लाइक टू सी द डिसएंगेजमेंट, देखिए अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है जो मुझे आपको समझानी है, लेकिन इससे पहले मैं पूरा पैराग्राफ ये कंप्लीट करूंगी।
यहाँ पे लिखा है दिल्ली वुड लाइक टू सी डिसएंगेजमेंट फॉलोड बाय de-escalation ऑफ द मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बाय पुलिंग द ट्रूप्स ऑन बोथ द साइड्स टू देयर पीस टाइम लोकेशंस। मतलब दिल्ली ये चाहेगी कि ये जो डिसएंगेजमेंट हो रही है इसके बाद आए de-escalation मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की। तो ये आप स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखिए, मैं भी आपको समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। लेकिन चाइना ने मीनवाइल क्या किया है, अपना जितना भी लॉजिस्टिकल और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है जो तिब्बत में वो कर रहा है, बहुत सारी नई सेटलमेंट्स बनाना राइट ऑन द एज ऑफ द बॉर्डर, ये सब कुछ वो कंटिन्यू कर रहा है। सो पुट सिंपली इंडिया चैलेंजेस ऑन द बॉर्डर आर डॉन्टिंग amidst the growing military power gap with चाइना। देर इज नो इजी रिटर्न टू द बॉर्डर दैट वॉज वंस पीसफुल। आपको पता है एक टाइम ऐसा हुआ करता था, अगर आप आज से सपोज करिए 4-5 साल पहले अगर आप इंडिया चाइना के बॉर्डर रिलेशंस पढ़ रहे होते तो जरूर आप पता है क्या पढ़ते, जो ईस्टर्न सेगमेंट है हमारे बॉर्डर का, मतलब यानी कि ईस्टर्न लद्दाख वाली बात कर रही हूँ मैं, वो वाला जो सेगमेंट है, यानी कि अगर हम मैप में देखें तो वेस्ट पड़ जाता है वो, तो वो सेगमेंट जो है वो काफी पीसफुल है। उसमें ईस्टर्न इन द सेंस एक आ जाता है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, मैं चाइना और इंडिया के बॉर्डर की बात कर रही हूँ, फिर एक आ जाता है वेस्टर्न सेगमेंट जो आता है लद्दाख और चाइना के बीच में। तो लद्दाख और चाइना वाला बॉर्डर जहाँ पे आज हम टर्फ देख रहे हैं वो कहा जाता था वहाँ पे वो सबसे पीसफुल एरिया है, गलवान वैली वाला, वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिश्ता है हमारा, कोई नहीं होता, पीसफुली दोनों बस पेट्रोल करते हैं। तो वो पीसफुल सिचुएशन जो पिछले 60 साल से मेंटेन करी गई थी, बल्कि जो अरुणाचल प्रदेश है ना वहाँ पे हम बहुत आए दिन कुछ देखते हैं, उन्होंने छोटे से अपनी हट्स बना ली, कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ छोड़ के एक्चुअल में हमने लद्दाख पे कुछ यूनिलैटरली एक स्टेटस को चेंज होते देखा, ये कुछ अलग था। तो अभी 3-4 साल पहले वाले अगर आप कोई आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल ही आपको एक अलग पिक्चर देंगे, और जो आज आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग पिक्चर है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ओके, गेट पीएम मोदी शुड बी ओपन टू, देखिए इन्होंने ये कहा है, अब कोई बात नहीं, जो है सो है, ठीक है, मिलिट्री गैप जो है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिस्टर मोदी शुड बी ओपन टू अ पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो शी के साथ उन्हें करनी चाहिए समारकंड में, और उस पॉलिटिकल नेगोशिएशन में या फिर एंगेजमेंट में कंप्लीटली क्लियरली इंडिया के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप उसको स्टेट करना चाहिए मिस्टर मोदी को। ठीक है, अब हमें देखना है कि डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं जो भी बोलूंगी उसको अच्छे से समझिएगा। अभी हमें आगे बहुत कुछ देखना है, हमें ये भी देखना है कि रफेल और F-16 के बीच में डिफरेंस क्या है, मैं बताऊंगी आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, रफेल और F-16 एयरक्राफ्ट के बीच में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी कोई नहीं बताएगा, आई एम टेलिंग यू एंड आई विल टेल यू द रीजन एज वेल। ओके, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, देखिए अगर हम बॉर्डर की बात करें, जो ट्रूप्स होती हैं दे आर स्टेशनड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ बॉर्डर, मतलब जो ट्रूप्स हैं दोनों साइड की, जब उन्हें स्टेशन किया जाता है या फिर डिप्लॉय किया जाता है तो वो बॉर्डर से कुछ डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं वो, ठीक है, लेकिन क्राइसिस के टाइम में क्या होता है, वो बॉर्डर के थोड़े से पास आ जाते हैं, दे कम नियरर टू द बॉर्डर, और इस थोड़ी सी पास वाली पोजीशन को जब वह आ गए हैं उन्हें कहते हैं फॉरवर्ड एरियाज। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब डी एस्केलेशन के बारे में, इससे पहले ठीक है मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि डिसएंगेजमेंट क्या होता है। देखिए जब ट्रूप्स क्या होती हैं, जैसे हमने गलवान के केस में देखा, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी जहाँ पे जो ट्रूप्स हैं दोनों कंट्रीज की वो बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल आ जाती है, यानी कि फेस ऑफ, मतलब बिल्कुल ही आप एकदम एक आई बॉल टू आई बॉल, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को देख रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने खड़े होके इतने पास आ गए, तो इससे, या फिर बिल्कुल आप वो भी अपने बॉर्डर के आगे आ गए, वो हम भी अपने बॉर्डर वाली पोजीशन से थोड़ी सी आगे आ गए, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि एक डिफरेंस प्रोसेस अंडरटेक करना होता है हमें, जिसे हम डिसएंगेजमेंट कहते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रूप्स हैं जो फेस ऑफ पोजीशन में है, दे हैव टू एक्चुअली स्टेप बैक, और वही अब इंडिया और चाइना ने किया है। जो आई बॉल टू आई बॉल, जो बिल्कुल दो ट्रूप्स खड़े हुए थे दोनों कंट्रीज के, उन्हें थोड़ा सा पीछे जाने के लिए कहा है, जो अपने फॉरवर्ड एरियाज में हुआ करते थे, आप समझ रहे हैं, फॉरवर्ड एरियाज जो थोड़ा सा वो आगे आ जाते हैं, उस जगह पे जाने के लिए कहा है। लेकिन डी एस्केलेशन क्या होगी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे बीच में, डी एस्केलेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रूप्स रिटर्न टू द पीस टाइम लोकेशंस, मतलब अभी जैसे वो अगर फॉरवर्ड एरियाज में है, अभी देखिए डिसएंगेजमेंट में क्या होना है, उन्हें आईबॉल से आईबॉल वाली सिचुएशन से फॉरवर्ड एरियाज में जाना है, लेकिन डी एस्केलेशन में क्या होता है कि फॉरवर्ड एरियाज में वो ऑलरेडी अभी है, लेकिन फॉरवर्ड एरिया से उन्हें जाना है अब
अपनी पीस टाइम लोकेशंस में, जो मतलब बॉर्डर से कुछ डिस्टेंस पे वो यूजुअली खड़े हुआ करते थे पीस टाइम में, कोई क्राइसिस नहीं होता जब तब। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, बहुत ही इजी था, पर कई लोग समझते हैं डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन सेम ही बात है, इसीलिए मुझे समझाने की जरूरत पड़ी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनदर आर्टिकल। ओके तो देखिए अब क्या है, आपको अगर सिद्दीकी कप्पन जी का जो केस है वो नहीं पता, हो सकता है कि आप एक बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता हुआ होगा कि हथरस के केस में एक्चुअल में हुआ क्या था और क्यों इन पे यूएपीए का केस लगाया गया था। तो इसीलिए मुझे आपको थोड़ा सा मतलब एक ब्रीफ यहाँ पे पूरा ओवरव्यू दिया है कि एक्चुअल में उन पे केस क्यों गया था, बेल क्यों डिनाई की जा रही थी। फिर हमें यूएपीए का कुछ कुछ की प्रोविजंस डिस्कस करने हैं, एंड आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड एक वो इसके इस आर्टिकल से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन किसी और आर्टिकल से रिलेटेड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो सिस्टम है, बहुत बारी हम देखते हैं फॉल्स केसेस बनाए दिए जाते हैं। ये एक अनकॉमन चीज़ नहीं है, बहुत ही कॉमन चीज़ है कि अगर किसी भी सरकार को, जो सेंट्रल लेवल पे है, कोई भी सरकार हो, आज कोई और है, कल कोई और होंगी, या पिछले बार कोई और थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी अगर हम किसी उसको पसंद नहीं करते या हमारी एस्टैब्लिशमेंट को कोई थ्रेटन करता है, तो सरकार चाहती है कि उस इंसान का जो इम्प्रिजनमेंट है वो प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, फिर हम फॉल्स केसेस बना देते हैं। यही इस एडिटोरियल का कहना है। जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन जी के खिलाफ भी हुआ, जो उत्तर प्रदेश में ही हथरस का केस हुआ था, ये बात आपको पता है। तो इसीलिए ये केस उसका बिल्कुल एपिटमी ऑफ द एग्जाम्पल है कि बिल्कुल उस चीज में फिट बैठता है जिसके अगेंस्ट फॉल्स केस बनाया गया। तो फिर क्या हुआ, इन डिरेक्टिंग हिज रिलीज ऑन बेल सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट आर नॉट ओनरस, द सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली बाईपास्ड द बेल डिनाइंग फीचर। मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, यूएपीए का एक बेल डिनाइंग प्रोविजन भी है जो आपको 43D मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसको साइड पे रखते हुए बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को। ये काफी एक अच्छा प्रेसिडेंस उन्होंने ले डाउन किया है, और काफी क्वेश्चंस जो यूयू ललित यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछे उत्तर प्रदेश से, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश पे काफी कटाक्ष भी किया कि आप अभी तक क्या कर रहे हैं, आप किस तरह के प्रूफ लेके आए हैं, अभी तक तो आपसे इन्वेस्टिगेशन में कोई ढंग की बात भी नहीं बोली गई, और मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी कही, काउंटर क्वेश्चन करते हुए, by posing pertinent questions and concluding that there was no reason for keeping him in custody any further. Okay, तो देखिए इनको अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। अरेस्ट कब किया गया था, अक्टूबर 2022 में, जब वो अपने वे पे थे, जा रहे थे ड्राइव करके हथरस वाले पोजीशन पे, हथरस की साइड पे, जहाँ पे एक दलित गर्ल का गैंग रेप हुआ था, फिर मर्डर हुआ था, और आपको पता है बहुत ही मिस्टीरियस सिचुएशंस में इनको रातों रात पता नहीं उनका फ्यूनरल करवा दिया गया था, ऐसा बहुत कुछ हमारे सामने आया था। तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग से मूव में, मतलब दैट कुड ओनली बी एक्सप्लेन्ड एज एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन, मतलब क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कुछ तो उन्हें करना ही था जिससे वो अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें, क्योंकि उनका जो फेलियर उस टाइम पे सामने आया था कि उन्होंने एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे होने दिया। फिर उसकी माँ जो है बच्ची की, वो आके कह रही हैं कि मुझे अपनी बच्ची तो दे देते, एटलीस्ट उसको मैसेज आती, और उनका अपने कस्टम से, उनका जिस तरह से हम देहांत की बात करते हैं वो करती, आपने मेरे बच्ची को एंड मोमेंट पे देखने तक नहीं दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें, क्वेश्चंस उस टाइम पे उठे थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फिर उन्होंने इन सारी जो इतनी सारी उस टाइम पे नेशनल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ हथरस का ही केस था, तो उस चीज़ों से नज़र हटाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है इस एडिटोरियल द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अलग सा एक नया केस फॉल्स तैयार किया। उन्होंने तैयार किया कि कम्युनल चीज़ होने वाली थी, सिद्दीकी कप्पन जी हैं जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रन कर रहे थे, और वो क्या करना चाहते हैं, एक डिवाइसिव कैंपेन करना चाहते थे, हथरस में आके मुस्लिम और हिंदू का कोई बात करना चाहते थे, और इन तरह की बातें करना चाहते थे, और दलित और ब्राह्मण के बीच में भी लड़ाइयाँ करवाना चाहते थे। ये तरह का उनके ऊपर केस लगाया गया, ठीक है। और फिर ये इंश्योर करने के लिए कि वो बहुत टाइम तक आने वाले प्रिजन में रहें, यानी कि जेल में रहें, पुलिस ने इन्वोक कर दिया एंटाई टेरर लॉ के प्रोविजंस को, जो यूएपीए है, ठीक है, जिसके तहत क्या होता है, वंस दैट रिलेटेड टू रेजिंग फंड्स फॉर अ टेररिस्ट एक्ट एंड अ कॉन्स्पिरेसी टू कमिट इट। अगर अभी हम यूएपीए देखेंगे तो यूएपीए तभी लगता है जो कुछ 4 कंडीशंस होती है, मैं आपको बताऊंगी कौन सी, ठीक है। फिर पीनल प्रोविजंस वगैरह ये सब लगा, ओके। अब देखिए क्यों इनको किया गया था, इनको बताया गया कि ये एक मेंबर हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, और इनके कार में जितने भी तरह के
पैम्पलेट्स पढ़े हुए थे जो विक्टिम के लिए जस्टिस मांग रहे थे, और जो लिटरेचर इंग्लिश में इनके कार में पढ़ी थी, जिसपे जो लिटरेचर पढ़ी हुई थी ना, वो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखी हुई थी उसमें, उन लोगों के लिए, वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर की प्रोटेस्ट चल रही थी ना यूनाइटेड स्टेट्स में लास्ट ईयर, तो उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन की प्रोटेस्ट किस तरह से होगी, क्या होगी, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन थी, वो पढ़ी थी। तो ये तरह का मटेरियल साइट किया गया था, बताया गया था कि ये तरह का मटेरियल है जो प्रूव करता है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रन कर रहे हैं और इस तरह के यहाँ पे दंगे करवाने के लिए आ रहे थे। ठीक है, तो फिर ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित जी ने क्या किया, उन्होंने ही डिडंट गो बाय द यूजुअल पेंचेंट फॉर साइटिंग सेक्शन 43D क्लॉज 5, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, जो डिनाई करता है बेल को। बेसिकली हर वो कोशिश करता है कि बेल ना मिल पाए। ये कहता है, ये प्रोविजन ये कहता है, जैसे मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था, कि बेल ग्रांट तब तक नहीं हो सकती जब तक कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन के रीजनेबल ग्राउंड हैं, मतलब कि इसको बेल दी जा सकती है, ऐसे वगैरह आपको मैंने कल बताया था। और 2019 की जो जजमेंट है वो फोरबिड करती है डिटेल्ड एनालिसिस को। देखिए, कोर्ट के लिए भी ऑलमोस्ट ही इम्पॉसिबल हो जाता है बेल देना। वैसे तो कोर्ट बेल दे सकती है या फिर कोर्ट बेल रोक सकती है, पर कोर्ट के लिए भी अलाउड नहीं है कि वो एक डिटेल्ड एनालिसिस को कैरी आउट करे किसी एविडेंस के बेल की स्टेज पे। लेकिन इसमें इन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस या एविडेंस को बिल्कुल हटा के कॉमन सेंस अप्रोच को अंडरटेक किया जस्टिस यू ललित ने, और उन्होंने जो फैक्ट्स उन्होंने प्लेस किए, आपको पता होगा ओरली उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि क्या किसी विक्टिम के लिए वॉइस उठाना जस्टिस के लिए, क्या ये वुड दैट अमाउंट टू अ क्राइम, वुड दैट अमाउंट टू अ टेरर एक्ट, क्या वो एक टेरर एक्ट है, या फिर आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं। आप तो पहले मुझे ये बताइए, एक इंग्लिश में लिखी गई एक लिटरेचर, एक इंग्लिश में लिखा गया पैम्पलेट जो किसी और कंट्री में प्रोटेस्ट करने के लिए लिखा गया है, वो कहाँ से यहाँ पे कम्युनल राइट्स करने के लिए यूज हो जाएगा। आप जरा एक बार मुझे बताएंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडिटोरियल का ये कहना है कि बेंच ने प्रूव कर दिया किनको, जो शेकी ग्राउंड्स ऑफ द होल केस, मतलब जो ग्राउंड्स ही बेकार हैं, जिस बेसिस पे उनको अंदर डाला गया, तो इन चीज़ों को बिल्कुल उन्होंने सामने पर्दाफाश कर दिया इन चीज़ों का। द बेल ऑर्डर डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ क्लियर हेडेड अप्रोच कैन हेल्प जजेस relieve officials and political leaders of their smug belief that by invoking anti-terror laws they can keep disfavored accused in prison for long years without any basis। तो ये हमें पता चल गया 2 साल से, क्योंकि हमें पता है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि थोड़ा सा तो गलती कोर्ट की भी हुई है, क्योंकि 2 साल लग गए उन्हें इस जजमेंट के साथ आने में, तो थोड़ा सा कोर्ट ने भी गलत किया है। लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। एटलीस्ट अब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि आने वाले जजेस को भी इसे ही फॉलो करना है। अब हम थोड़ा सा की फैक्ट्स देख लेते हैं यूएपीए के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों को ही चार्ज किया जा सकता है इस लॉ के तहत। दूसरा ये कि ये एप्लीकेबल होता है उन ऑफेंसेस पे भी जो भारत के बाहर कमिट किए जाएंगे। तीसरा और सबसे डेडली प्रोविजन इसका, अगर मैं कहूँगी ड्रेकोनियन प्रोविजन जिसे मैं कहूँगी, वो ये है कि एक चार्जशीट को फाइल करने के लिए भी मैक्सिमम 180 दिन यानी कि 6 महीनों का टाइम दिया गया है आफ्टर द अरेस्ट। आप समझ रहे हैं, मैंने आपको जब पूरा प्रोविजन समझाया था, सबसे पहले क्या होती है, एक एफआईआर लॉन्च की जाती है। ठीक है, जब एक एफआईआर लॉन्च की गई तो फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा ऐसे शक बताया गया कि हम इस तरह के केस सामने आए हैं, हमें इन पे शक है। फिर एक चार्जशीट फाइल करनी होती है पुलिस को, जिसमें वो एकदम ग्राउंड्स मेंशन करते हैं कि ये चार्जेस उन पे लगे जाएंगे। तो इसके लिए ही आप अरेस्ट के बाद 6 महीने दे रहे हो। आप सोचो, 6 महीने तक आप उस इंसान को बताए बिना के किस ग्राउंड्स पे उसे अंदर रखा जा रहा है, आप 6 महीने के लिए उसे अरेस्ट करके रखते हो। दिस इज एक्चुअली, क्या बोलूँ मैं इसको, जस्टिस के साथ खिलवाड़ी है एक तरह से, बहुत लोग इसे कहते हैं। फिर उसके बाद जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, चार्जशीट फाइल होगी तो फिर क्या करना होता है, ट्रायल चलवाना होता है पुलिस को कोर्ट द्वारा। कोर्ट के पास चार्जशीट उन्होंने सबमिट की ना पूरे डॉक्यूमेंट को, फिर कोर्ट ट्रायल कंडक्ट करेगा। अगर ट्रायल के दौरान, प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट को लगा कि वो दोषी सच में है, तो फिर उसको दोषी करार कर दिया जाएगा, यानी कि कॉन्विक्ट बन जाएगा वो। आई होप अब आपको समझ आ गया पूरा प्रोसेस। तो 180 दिन मैक्सिमम टाइम होता है जब तक चार्जशीट फाइल करनी होती है। और इन्वेस्टिगेशन, लेकिन एक और चीज़ है, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई 90 दिन तक, तो मैंने आपको ये प्रोविजन बताया हुआ है जिसे हम स्टैट्यूटरी बेल कहते हैं या फिर डिफॉल्ट बेल कहते हैं, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट आप रिहा कर दिए जाएंगे अगर 90 दिन तक इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई।
तो ये चीज़ आपको पता है। और अगर हम 2019 की जो अमेंडमेंट हुई थी यूएपीए एक्ट 1967 में, तो मैं जो आपको बता रही थी कि एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, आप पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल भी एक टेररिस्ट नहीं माना जा सकता था। अब एक इंसान भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, आपको ये बात अब 2019 के बाद से पता होगी। तो किन चीज़ों पे आप टेररिस्ट बोल सकते हैं, उनको डेजिग्नेट कर सकते हैं, या तो उन्होंने कमिट किया हो या पार्टिसिपेट किया हो किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म में, या फिर वो प्रेपरेशन कर रहे हो टेररिज्म की, जो सिद्दीकी कप्पन जी कर रहे थे इनके हिसाब से। तीसरा, या फिर वो प्रमोट करते हो टेररिज्म को। चौथा, इज अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। इज अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म में तो ऑलमोस्ट कुछ भी आ जाता है, आप तो किसी को भी इस चीज में अंदर कर सकते हैं। और एक और ड्रेकोनियन प्रोविजन एज पर द स्टेट्स जो वो ये कहती हैं वो ये है कि ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अबव, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर वाली पोजीशन पे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए में जितने भी ऐसे लोग हैं इंस्पेक्टर या उनसे ऊपर की पोजीशन पे, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केसेस को। अब ये इतना ज़्यादा दिक्कतमय ये प्रोविजन क्यों है? क्योंकि ये फेडरलिज्म को इम्पिंज करता है, क्योंकि पुलिस है एक स्टेट सब्जेक्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप एनआईए को ये अथॉरिटी दे देते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें और प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं क्रिमिनल्स की, तो आप एनक्रोच कर रहे हैं स्टेट की जुरिस्डिक्शन पे, क्योंकि एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है, टॉप मोस्ट सेंट्रल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है। और आपको पता है कि डिनायल ऑफ बेल वाली चीज सेक्शन 43D क्लॉज 5, ये तो और भी ज्यादा मतलब दिक्कत कर देती है। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, अक्यूज्ड हैज टू शो दैट द केस इज फॉल्स विच इज ऑपोजिट ऑफ द अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस वेयर द बर्डन इज ऑन द स्टेट, है ना। इनोसेंट अंटिल गिल्टी वाली चीज जो पीएमएलए की भी हमने डिस्कस की थी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केस में भी अक्यूज्ड को वो बता दिया जाता है कि आप खुद को प्रूव करो कि आप इनोसेंट हैं। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है एक तरह से, आप कह सकते हैं, जिसमें एक्चुअल में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि वो इनोसेंट नहीं बल्कि गिल्टी है। यहाँ पे गिल्टी आप पहले ही माने जा रहे हो, फिर आपको इनोसेंट प्रूव करना है, तो इट इज द रिवर्स। ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, रिटन बाय राजीव भाटिया जी, फॉर्मर एम्बेसडर एंड अ वेल नोन डिप्लोमैट इन केस ऑफ साउथ एशियन स्टडीज। ओके, सो लेट्स लुक एट देम कि क्या क्या यहाँ पे लिखा है। लुक एट द पैराग्राफ्स रिटन हियर। ढाका's एक्सपेक्टेशंस, देखिए इनका क्या कहना है कि मिस हसीना की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया से। तो भारत में आने से पहले ही उन्हें एक इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज़ कहा थी, उन्होंने रिकॉल किया था, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इंडिया ने उनकी बहुत मदद की थी उनके एक बहुत ही पर्सनल क्राइसिस के टाइम पे, पर्सनल ट्रेजिडी के टाइम पे, जब उनके फादर को असैसिनेट कर दिया गया था, शेख मुजीबुर रहमान, आपको पता है, और बहुत सारे उनके फैमिली मेम्बर्स को, ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर उन्होंने इंडिया में पनाह दी थी। इट वॉज लाइक अ नेशनल कैटास्ट्रोफी, और उस टाइम पे शेल्टर, सिक्योरिटी और सपोर्ट जो एक्सटेंड किया गया था वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा एक्सटेंड किया गया था। एंड हेंस हर स्टेटमेंट के जो मेरा गांधी इसके साथ रिश्ता है वो पॉलिटिक्स के बिल्कुल परे है, क्योंकि एक बहुत पर्सनल रिश्ता है मेरा उनके साथ। ये भी उन्होंने अभी रिसेंटली, आपको याद होगा, जब वो एयरपोर्ट पे थी तो उन्होंने कहा था। और ये सब देखिए, इस तरह का हेल्प जो उन्हें यहाँ पे मिला, मिस्टर राजीव भाटिया ये कहते हैं कि इससे ये पता चलता है कि जो उनको हेल्प यहाँ से मिली है पर्सनल लेवल पे, जितना उनको प्रोटेक्शन मिली है, उन्होंने उनको रेसिप्रोकेट भी किया है, रिटर्न भी किया है बहुत सारे केसेस में। जैसे हम देख सकते हैं जितने भी एंटाई इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ बहुत सारे एक्शंस, आपको पता है शेख हसीना जी इज एक्चुअली अ सेक्युलर एक्चुअली रन अ सेक्युलर गवर्नमेंट, वो कहती हैं। और वो एक्चुअल में जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हमारे कंट्री के खिलाफ इंसर्जेंसी यहाँ पे पैदा करने के लिए आते हैं, वो उन्होंने जेल में डाला है। इनफैक्ट इंडिया के हवाले भी किया है कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और द टू गवर्नमेंट्स हैव सक्सेसफुली, ओके, बहुत सारे ओल्ड प्रॉब्लम्स भी हमने कॉन्क्लेव्स शेयरिंग वगैरह ये सब किया है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लैंड शेयरिंग एग्रीमेंट भी आपको पता है साइन हुई है हमारे बीच में। लेकिन अब 4 स्पेसिफिक इश्यूज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो बांग्लादेश को काफ़ी ट्रबल करते हैं इंडिया के खिलाफ। पहला ये है कि 1.1 मिलियन रोहिंग्याज वहाँ पे प्रेजेंट है बांग्लादेश में, जो म्यांमार से फ्ली करके आए थे 2017 में, जिसने एनॉर्मस प्रेशर डाला है वहाँ की इकोनॉमी और सोशल हार्मनी पे।
मिस हसीना का ये कहना है भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो वो हमारा अकोमोडेट करने में इन रोहिंग्यास को थोड़ा हेल्प कर सकता है, थोड़े से रोहिंग्यास वो भी अपने पास अकोमोडेट कर सकते हैं। और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहती है इंडिया से, जो फैसिलिटेट कर सके एक अर्ली रिटर्न को रोहिंग्यास की म्यांमार को। दूसरा ये है कि एक एब्सेंस है वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट की। तीसरा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट की 2011 से आपको पता है वेस्ट बंगाल की वजह से लटकी हुई है। इट शुड ऑल्सो गेट डन एज सून एज पॉसिबल। तीसरा ये है कि इंडिया की जो सेंसिटिविटी है, देखिए इंडिया बिल्कुल सतर्क रहता है कि हमारे नेबरहुड में चाइना ना घुस जाए, जो घुस रहा है घुस चुका है, आप कह सकते हैं। श्रीलंका की हालत आप देख ही रहे हैं। तो अगर बीजिंग और ढाका का जो रिश्ता है वो दिन ब दिन थोड़ा सा स्ट्रांग होता जा रहा है, तो हम काफ़ी इस चीज़ को अच्छा नहीं देखते। वी क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन। और मिस हसीना स्ट्रेसेस कि अगर दोनों ही इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं, तो मैं नहीं चाहती कि अपनी मैं बीच में नाक को पोज वो करूं, अपनी नाक अड़ाऊं, या जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चौथा जो एक इरिटेंट है वो ये है कि शी हैज़ कंसीडर्ड दैट डिस्पाइट हर गवर्नमेंट्स सेक्युलर पॉलिसी, उनका ये कहना है जबकि हम एक सेक्युलर पॉलिसी को फॉलो करते हैं, सारे ही धर्म हमारी आंखों के सामने बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ इंसिडेंट्स आपको पता है। अगर आपको फिर मैं कहूँगी, अगर आपने लास्ट ईयर की दुर्गा पूजा अगर आप उस टाइम से फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स को, तो आपको पता होगा, या वैसे भी अगर आप जनरल लेवल पे अवेयर हैं थोड़ा सा क्या चलता है आसपास वर्ल्ड में, इंडिया में आपको पता है, तो आपको पता होगा कि दुर्गा पूजा के पंडाल्स जो थे लास्ट ईयर क्या हुआ था। उन्हें जो हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी है, वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है, यहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, तो वहाँ की जो हिंदू माइनॉरिटीज़ थी उनको बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने आके बिल्कुल बर्बाद कर दिया था पूरी बनी बनाई सेलिब्रेशंस को। बहुत ही बुरा हाल हुआ था वहाँ पे, आपको ये सब कुछ पता है, बहुत वायलेंस हुई थी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स उन्होंने कहा है शेख हसीना ने। मैं मानती हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट ने इन तरह के मिसक्रिएंट्स के खिलाफ जो एक्शन लिया जा सकता है वो लिया है हमेशा। पर उन्होंने ये भी कहा है, देखिए ठीक है बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कुछ होता है जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ बांग्लादेश में ही ऐसा होता है। इंडिया में भी तो माइनॉरिटीज़ ने सफ़र किया है बहुत बार। तो एक उनका कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स के साथ यहाँ कभी कभी मिस्टर मोदी के रजीम के अंडर हो रहा है, जैसे CAA। देखिए जो CAA है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मैं ये भी आपको एक एडिशनल चीज़ बता देती हूँ, सबसे बड़ा कटाक्ष या सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो उसका बायलेटरली पड़ेगा, यानी कि जो बांग्लादेश और हमारा रिश्ता है उसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हम उसमें ये कहते हैं जो भी माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदू माइनॉरिटीज़, पारसी माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं जिनके साथ गलत होता है बाकी देशों में, हमारे नेबर्स में, वो भारत में आके पनाह ले सकते हैं और सिटीजनशिप मिल जाएगी उन्हें एक फास्टर पेस पे। इससे आप क्या कह रहे हो कि मतलब सच में शेख हसीना जी की गवर्नमेंट के अंडर या फिर बांग्लादेश में बेसिकली हिंदू माइनॉरिटीज़ के खिलाफ गलत हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आप शेख हसीना को एक गलत पिक्चर में पोज कर रहे हैं, तो ये भी उनके लिए काफ़ी गलत हो सकता है। ओके तो ये चीज़ मैंने आपको एडिशनल बता दी। द कॉन्टेक्स्ट अबव हेल्प्स टू रीवैल्यूएट द आउटकम ऑफ मिस हसीनाज लेटेस्ट इंडिया विजिट। बहुत सारे यहाँ पे लिखा है कि हमारे बीच में क्या क्या अग्रीमेंट्स साइन हुए। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि अभी अब चलिए हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि हम दोनों की कंट्रीज़ के बीच में सबसे हाईएस्ट लेवल के, देखिए बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स होती हैं। एक दूसरी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा एक दूसरे की कंट्रीज़ में विजिट नहीं करते जितना इंडिया और बांग्लादेश, और ये दिखाता है कि हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको पता होगा कि उन्होंने अभी रिसेंटली होस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को, जब वो अपना लिबरेशन वो ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो तब मिस्टर मोदी एट एक्चुअली विजिटेड, जो उस टाइम पे तो खैर बंगाल इलेक्शंस भी आने वाले थे, 2021 मार्च की बात बता रही हूँ, मार्च और दिसंबर की, तो तब वहाँ पे गए थे। और आपको पता है जो उनके फादर ऑफ नेशन है शेख मुजीबुर रहमान जी, उनका भी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने गए थे और बहुत कुछ ऐसा हुआ था। और वहाँ के ट्राइबल जो मंदिर है वहाँ पे जाके उन्होंने, मोदी जी ने काफ़ी रिस्पेक्ट पे की थी। और ये सब कुछ हमें पता है। गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन जो 50 साल की उनकी, हमारी जो 50 साल हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश हुए, तो वो भी हमने सेलिब्रेट किया था जब मिस्टर मोदी वहाँ गए थे। फिर अब मिस हसीना यहाँ आई हैं, ये सब कुछ आपको पता है। ओके और देखिए बहुत सारी अग्रीमेंट्स आपको पता है, 7 अग्रीमेंट्स साइन हुई है बहुत सारे डाइवर्स डोमेन्स में कॉपरेशन करने के लिए, जैसे वाटर शेयरिंग, रेलवेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, मीडिया, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कुछ आपको पता है। सबसे पहले एग्रीमेंट है कि हम सिक्योरिटी कॉपरेशन क्लोजली करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह ये सब कुछ। दूसरा है कि हम
हमने खुद को रिकमिट किया है कि हम बहुत सारी और जगहों पे डेवलपमेंट में, मल्टी फैसेटेड डेवलपमेंट में एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। इन तरह की चीज़ें, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सप्लाई चेन्स वगैरह ये सब हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। सेपा के लिए भी हमने नेगोशिएशन स्टार्ट कर देनी है, 2026 से पहले पहले हमने एक सेपा भी साइन करना है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ओके, तो ये आपको पता है। और देखिए यहाँ पे कुछ स्टैट्स लिखे हैं, बांग्लादेश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट है एंड आई कैन नॉट रियली एम्फसाइज मच ऑन इट्स इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर साउथ एशिया में बांग्लादेश ही है, जिसके साथ हमारा बायलेटरल ट्रेड जो है $18 बिलियन के मार्क को पहुंच चुका है। ये बातों को पता होनी चाहिए। ओके, सो आई थिंक दिस वाज इट। अगर हम बात करें तो इंडिया ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है मिस हसीना को कि उन्होंने जो डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम द रखीन स्टेट है, हमने रोहिंग्या वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि देन म्यांमार जनता इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट द वर्ड रोहिंग्याज, तो हम इसलिए बोलते हैं डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम रखीन स्टेट। तो वहाँ से उन्होंने, इंडिया ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि बांग्लादेश ने जनरोसिटी दिखाई है, जनरस स्टेप है उनका कि वो इतने लोगों को शेल्टर दे रहा है। और हमने काफ़ी बार मटेरियल असिस्टेंस का प्रॉमिस किया है और सेफ और सस्टेनेबल और एक्सपीडिशियस रिटर्न को भी सपोर्ट करने की बातें की हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ये भी हमने क्लियरली स्टेट किया हुआ है। ओके, और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। In India, there are continuing worries about the ऑल राइट। अब देखिए लेकिन बांग्लादेश में कुछ दिक्कतें चल रही हैं जिसको लेके इंडिया भी कंसर्न है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कोविड-19 की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ पे। दूसरा, यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है बांग्लादेशी इकोनॉमी पे, उसने भी काफ़ी अफेक्ट किया है। इतना कि ऑयल प्राइसेस आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे स्ट्रीट्स में काफ़ी प्रोटेस्ट देखी जा रही है आजकल, जहाँ पे ड्यू टू शार्प राइज इन फ्यूल प्राइसेस, तो पीपल आर ऑन स्ट्रीट्स डिमांडिंग कट्स इन प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल। और हम देखें तो एक इरोजन काफ़ी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में, वहाँ की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है काफ़ी डीपन हो रहा है, और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन का जो वहाँ पे बढ़ रहा है डेंजर, ये भी हमारे काफ़ी दिक्कत है हमारे लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ हमारे लिए देखने में दिक्कत नहीं है, शेख हसीना की गवर्नमेंट के लिए खुद के लिए दिक्कत है, क्योंकि कभी भी उनको एक कू द्वारा भी गिराया जा सकता है अगर ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को कर्ब नहीं किया गया। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान की अगर असैसिनेशन की बात की गई तो वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ही टाइम था वहाँ पे। तो ये चीज़ भी आपको बता दी मैंने, क्योंकि देखिए 2023 में क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं, शेख हसीना जी विल फेस इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं तो इस एडिटोरियल का ये कहना है, राजीव भाटिया जी का कहना है कि बांग्लादेश के सिटीजन्स के ऊपर है कि वो नेक्स्ट गवर्नमेंट के रूप में किसे चूज़ करते हैं, पर उनका ये कहना है कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा जिस गवर्नमेंट ने रिश्ता अच्छा रखा है वो शेख हसीना जी ही है, एंड वी अप्रिशिएट दैट। द टीडियस प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैं पहले भी एक बार ये अडॉप्शन का पूरा प्रोसीजर आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन आज के इस एडिटोरियल में, इस टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले आर्टिकल में कुछ डिफरेंस है, वो हम देखते हैं कैसे। देखिए सितंबर 1 से लागू हो गया है एक रूल। वो रूल ये कहता है कि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनके पास पावर है कि वो अडॉप्शन ऑर्डर्स देंगी, ना कि कोर्ट्स। पहले कोर्ट हुआ करती थी, अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर डीएम। ठीक है, जितने भी केसेस जो हैं जो पेंडिंग हैं कोर्ट्स के पास, उन्हें अब नाउ दे डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड, ऐसा लिखा गया है उस रूल में, जो अब सितंबर 1 से लागू हो गया है। तो वो अब सारे अब फ्रेश देखा जाएगा, फ्रेशली देखे जाएंगे वो सारे केसेस, फटाफट रिजॉल्व किए जाएंगे डीएम यानी कि एग्जीक्यूटिव द्वारा। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स, अब आपको पता है बहुत सारे लोग इस बात के खिलाफ हैं, बहुत सारे अडॉप्टिव पेरेंट्स यानी कि जो अडॉप्ट करना चाहते हैं बच्चे को, बहुत सारी एजेंसीज भी इसके खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ है, देखिए व्हाट डू दी अमेंडेड रूल्स से एंड हाउ डिड दे केम अबाउट। ओके, the Parliament passed Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021, जुलाई लास्ट ईयर में ये अमेंडमेंट आई जिसने अमेंड किया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को। ये बात आपको पता है। जो की चेंजेस ये वाला अमेंडमेंट एक्ट लेके आया वो ये था कि ऑथराइज किया जा रहा है डीएम्स को या फिर एडिशनल डीएम को कि वो इशू कर सकते हैं अडॉप्शन ऑर्डर्स को अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जेजे एक्ट। ठीक है, और उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया वर्ड को, कोर्ट वर्ड को स्ट्राइक डाउन कर दिया, और ताकि हम डीएम को इंसर्ट कर सकें। ठीक है, और इनका ये कहना है, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट ये है कि इससे क्या होगा कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इंश्योर होगा, अकाउंटेबिलिटी एनहांस होगी, और ऑब्वियसली इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में, तो उसकी जगह डीएम्स
को जल्दी केसेस वो हो जाएंगे और इतना डिले भी नहीं होगा, लेकिन लोगों का ये कहना है बल्कि ये तो और डिले कर देगा। आगे हम देखेंगे कैसे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये भी पावर दी गई है एक्ट के तहत कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को, इवेल्युएट कर सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को, और इन तरह के इंस्पेक्शंस भी आप कैरी आउट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और जो एक्ट है और जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स हैं जो सितंबर 1 से लागू हो गए हैं, और यही कहते हैं, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कंसर्न क्या है रिवाइज रूल्स का। देखिए रिवाइज रूल्स ने क्या कहा है, ऑब्वियसली रिवाइज रूल्स की वजह से पेरेंट्स, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, अडॉप्शन एजेंसी सब वरीड हैं। ओके क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने भी सेवरल मंथ्स की जो पेंडिंग केसेस हैं अब वो ट्रांसफर किए जाएंगे डीएम्स को, और जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा एकदम फ्रेश उससे, तो और डिले नहीं हो जाएगा अडॉप्शन करने में। देखिए क्या होता है जब अडॉप्शन, जैसे एक बच्चे के अडॉप्शन के लिए आपने रजिस्टर किया, आप अडॉप्टिव पेरेंट हैं या प्रोस्पेक्टिव पेरेंट हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन्हें प्रोस्पेक्टिव पेरेंट कहते हैं। आपने जैसे ही अडॉप्शन के लिए रजिस्टर किया, फिर एक पिटिशन फाइल की जाएगी अडॉप्शन ऑर्डर के लिए कोर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर एक होम स्टडी रिपोर्ट कैरी आउट की जाती है। मैंने आपको ये सब कुछ बताया हुआ है कि देखा जाता है, नेबर से पूछा जाता है ये कैसे हैं, ये घर बार कैसा है इनका, इकोनॉमिकली फिनेंशियली भी ठीक है, सस्टेन कर लेंगे बच्चे को कि नहीं करेंगे, ये सब कुछ पास्ट फ्यूचर सब कुछ देखा जाता है उनका, ठीक है। तो होम स्टडी रिपोर्ट जब हो जाती है, फिर एक बच्चा जो भी अवेलेबल है अडॉप्शन के लिए, फिर उनको प्रोवाइड किया जाता है प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए। अभी अडॉप्शन कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि कोर्ट में तो अडॉप्शन ऑर्डर पेंडिंग है ना, अडॉप्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अडॉप्शन से पहले आप घुल मिल लीजिए, एक दूसरे के साथ रह के देख लीजिए, वो चीज़ मतलब उस टाइम पीरियड के लिए प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के लिए उन्हें भेजा जाता है। अब देखिए अब जब डिले हो जाएगा उससे क्या होगा कि अगर बच्चे का एडमिशन करवाना हो किसी स्कूल में, तो देखिए आप एडमिशन नहीं करवा सकते क्योंकि अभी जो ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा वो तो पास हुआ ही नहीं था, अब वो दोबारा फ्रेशली देखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, मतलब पेरेंट्स के पास एक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आएगा या फिर उस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट, जिससे पेरेंट्स वुड बी अनएबल टू, और ऊपर से क्या होगा, मतलब एडमिशन आप नहीं करवा सकते बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो। फिर क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवानी हो बच्चे की वो नहीं हो सकता अगर आपको किसी हॉस्पिटल में क्लेम करना हो क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और अगर हम कैरा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की बात करें, उनका ये कहना है कि नियरली 1000 अडॉप्शन केसेस पेंडिंग है बिफोर कोर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। और पेरेंट्स और लॉयर्स ये भी कहते हैं कि ना ही जजेस को ये पता है ना ही डीएम्स को ये पता है कि जेजे एक्ट के तहत ये नए रूल्स आए हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन और डिले दोनों ही हो रहा है। उनको भी नहीं पता कि केसेस वहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं, ये क्या है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं है। और देखिए कैरा का ये कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इट इज़ ड्राफ्टिंग अ लेटर, वो एक लेटर ड्राफ्ट कर रही है जो भेजा जाएगा हर स्टेट गवर्नमेंट को, क्लैरिफाई करते हुए कि जो अडॉप्शन ऑर्डर्स हैं जिन्हें ऑलरेडी दे दिया गया है या फिर शॉर्टली दिया जाएगा, उसके तहत डीएम शुड कंसिडर देम वैलिड। मतलब अगर किसी कोर्ट ने अडॉप्शन ऑर्डर अभी ऑलरेडी दे दिया है या फिर बिल्कुल ही आने ही वाला है वो ऑर्डर, तो उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा, डीएम्स उन ऑर्डर्स को दोबारा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जिससे फर्दर डिले ना हो, प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट ये कर रही है, ठीक है। पर और भी कंसर्न्स है इस आर्टिकल का, ये कहना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है दे डोंट हैंडल सिविल मैटर्स, है ना। आपको ये पता है कि डिस्ट्रिक्ट वो तो एक सिविल कोर्ट ही देखेगा ना, सिविल मैटर्स क्या होते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी अपने माँ बाप के बाद, सक्सेशन वगैरह इन तरह के इश्यूज, ठीक है, लैंड राइट्स। तो ये इनहेरिटेंस और सक्सेशन राइट्स हैं बच्चे के पास, इन तरह का अगर कोई केस जाता है तो उस केस में फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कैसे हैंडल करेंगे। अगर वो बच्चा 18 का टर्न हो जाता है, उसके रिश्तेदार आके, भाई बहन आके ये कहने लग पड़ते हैं कि नहीं मतलब हम तो नहीं देते इनको राइट्स, तो उस बच्चे को तो डिप्राइव कर रहे हो ना, उस बच्चे को तो ये दिखा रहे हो कि आप अडॉप्टेड थे तो आपको कोई राइट है ही नहीं। तो उस केस में फिर जुडिशियल ऑर्डर चाहिए होगा, और फिर वैसे जो अडॉप्शन दी गई है वो एग्जीक्यूटिव द्वारा दी गई है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है। और अडॉप्शन प्रोसीजर क्या होता है, देखिए अडॉप्शन जो भारत में है वो उसको गवर्न करते हैं दो लॉ। पहला लॉ है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। और दोनों ही लॉज की सेपरेट एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए, ठीक है। अगर जेजे एक्ट के तहत आप रजिस्टर कर रहे हैं कैरा के पोर्टल पे, तो फिर क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी होगी जो कैरी आउट करेगी एक होम स्टडी रिपोर्ट को। फिर उसके बाद अगर आप कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल माने जाते हैं अडॉप्शन के लिए, फिर एक चाइल्ड को जिसे लीगली फ्री डिक्लेयर किया गया अडॉप्शन के लिए, वो आपको रेफर किया जाएगा। फिर क्या होगा, लेकिन ये हो गया जेजे एक्ट की बात। लेकिन अगर हम यानी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करें तो एक बहुत छोटी सी अडॉप्शन सेरेमनी होती है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। उस अडॉप्शन सेरेमनी के तहत क्या
होता है इररिवोकेबल आपको अडॉप्शन राइट्स मिल गए, कोई रूल्स वूल्स कुछ नहीं होता, मॉनिटरिंग नहीं होती कोई अडॉप्शन की, कोई सोर्स नहीं पता वो बच्चा है किसका, कोई डिटरमाइन नहीं करेगा कि पेरेंट्स फिट भी अडॉप्ट करने के लिए, कुछ ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही अनकंट्रोल्ड मैनर में वो अडॉप्शन होती हैं, मतलब किसी पड़ोसी का बच्चा या किसी रिश्तेदार का बच्चा, इन केस आपको पता है सब कुछ कैसे होता है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विद द अडॉप्शन सिस्टम विद अंडर कैरा, बट एट द हार्ट ऑफ इट इज द फैक्ट दैट देयर आर वेरी फ्यू चिल्ड्रन इन इट्स रजिस्ट्री। सबसे देखिए ठीक है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली, लेकिन सबसे बड़ी अडॉप्शन की प्रॉब्लम ये है कि इतने बच्चे ही नहीं है रजिस्ट्री में जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें फिगर्स ये कहती हैं, लेटेस्ट फिगर्स ये कहती हैं कि 2188 चिल्ड्रन इन अडॉप्शन पूल आर अवेलेबल, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, अडॉप्टिव पेरेंट्स है, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स है, वो 31,000 हैं जो वेट कर रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए एक बच्चे को। तो आप एक बार देख रहे हैं 31,000 और 2,000 का, एक बार ये देखना कितना गैप है, कितना बड़ा। तो इन तरह की चीज़ें हैं, तो फिर वो बहुत सारे और तरीके अपनाएंगे इलीगली अडॉप्ट करने के, हामा के तहत अपनाएंगे, और भी बड़ी सारी तरीके करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और ये इसीलिए कहते हैं कि एक तरह का। और देखिए यहाँ पे एक और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि इनका ये कहना है कि एक हमें चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक ऑप्शनल एनेबलिंग एंड जेंडर जस्ट स्पेशल अडॉप्शन लॉ लाइक इन अदर कंट्रीज, क्योंकि जो हामा है यानी कि इंडो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उसके तहत क्या होता है, वो एक पेरेंट सेंट्रिक लॉ है। पेरेंट सेंट्रिक लॉ क्यों है? क्योंकि उसमें एक अगर किसी इंसान के पास बेटा नहीं है, किसी कपल के पास, तो उन्हें बेटा चाहिए ताकि सक्सेशन, इनहेरिटेंस या फैमिली का वंशज आगे बढ़े, नाम बढ़े, या फिर उनको कंधा कौन देगा अगर वो मर जाएंगे, फ्यूनरल राइट्स के लिए। तो एक वो अपना एक ऐसा बेटा अडॉप्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर बाद में तो हामा में अडॉप्शन ऑफ डॉटर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कन्यादान एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, एक धर्म है ये, है ना, तो हिंदू ट्रेडिशन में, तो इसके लिए अडॉप्शन ऑफ विमेन के लिए भी अडॉप्शन ऑफ डॉटर्स को भी अलाउ कर दिया गया। अगर यही सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो इसलिए जेंडर जस्ट और इस तरह का न्यूट्रल लॉ लेके आना चाहिए। इंडिया रेजेस ऑब्जेक्शन टू पाक F-16 रीफिट। देखिए अभी तक तो हमें पता था कि एक स्टडीड साइलेंस इंडिया ने मेंटेन की है, जो एक रीफिट पैकेज साइन कर दिया गया है $450 मिलियन का, आपको पता है F-16 का, जो यूएसए की, आपको ये भी मैंने बताया था, रोनाल्ड रीगन ने इसे इसे अप्रूव किया था, F-16 एयरक्राफ्ट के जो सप्लाई थी पाकिस्तान को देने की। फिर बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारी सरकारें जो आगे आई, उन्होंने कंटिन्यू किया रीफिटिंग, जो भी अपडेट करना होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, वो सब कुछ करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है। तो अब दोबारा जो बाइडन ने भी, देखिए अभी तक तो इंडिया को क्या लगा था, या सब कंट्रीज को ही लगा था कि पाकिस्तान अब फालतू कंट्री बन गई है यूएसए के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान से उन्होंने विड्रॉ कर ली है अपनी ट्रूप्स यूएसए ने, तो पाकिस्तान का क्या करेंगे? तो इसलिए उनको सबको ऐसे लगने लग पड़ा था अब इंडिया ही बेस्ट फ्रेंड है, और इंडिया को भी यही लगने लग पड़ा था। नाउ पाकिस्तान इज नो मोर एन इरिटेंट इन इंडिया एंड यूएसए रिलेशनशिप, विच इज अनट्रू। यूएसए हैज वंस अगेन प्रूवन कि ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। इंडिया मतलब इंडिया के साथ रिश्ता है तो पाकिस्तान के साथ भी वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी इस एडिटोरियल से हमें ये पता चलता है, द हिंदू ने बहुत सारे ऑफिशियल्स से ये पता लगाया है कि जितने भी इंडियन साइड के ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट हर ओकेजन पे, तब से लेके अभी तक जहाँ भी उनकी मुलाकात हुई है यूएस के ऑफिशियल से, तो तब उन्होंने, हमारे ऑफिशियल्स ने बायलेटरल हर एक मीटिंग में ये स्टेट किया है कि हम काफ़ी कंसर्न हैं। जैसे हमने अभी क्वाड की सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग देखी थी, उसमें भी तो हम काफ़ी इस चीज़ से सतर्क हैं, क्योंकि हमारी ये स्पेक्यूलेशन है कि इस तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप उसको रीफिट करोगे या कुछ भी करोगे, वो हमारे अगेंस्ट ही कहने को यूज़ कर लेंगे, इंडिया के अगेंस्ट ही। वो कह तो रही है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए इनको अपडेट करवा रहे हैं, पर वो हमारे अगेंस्ट यूज़ कर लेंगे, ये हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो लेकिन यूएसए ने ये कहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये एक 40 साल पुराना एक हमारा एक अग्रीमेंट है, और यूएसए काफ़ी ज़्यादा अपने उसमें, यूएसए के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम किसी को भी डिफेंस सेल करते हैं तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो हमारा जिम्मा होती है। लाइफ साइकिल इन द सेंस, जब तक वो बिल्कुल बर्बाद, ख़त्म, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, अगर एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, उसको पूरी लाइफ साइकिल तक दोबारा रीफिट करना या कैसे भी, वो हमारा वो है, हम वही कर रहे हैं जो हम सबके साथ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। देखिए अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये क्यों जानना है कि राफेल और F-16 में क्या डिफरेंस है। देखिए जब आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जब ये पाकिस्तान को, इनको 1980s की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1980s में पाकिस्तान ने ये लिया था।
तब से लेके अभी तक कुछ भी हो, ये F-16 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर है। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया एक्चुअल में पीछे था एविएशन सेक्टर में, मिलिट्री एविएशन सेक्टर में, क्योंकि F-16 था पाकिस्तान के पास, और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो F-16 को मैच करता है। ठीक है, लेकिन अब बात क्या है, अब हमारे पास रफेल है, हमने रफेल ऑर्डर किया हुआ है, जिससे सब ये कहते हैं कि हम थोड़ा सा बैलेंस आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस जानना है, कंपैरिजन जानना है रफेल और F-16 के बीच में। आप कहीं भी कोई डिबेट पढ़ेंगे F-16 की, तो सबसे पहले लोग यही कहेंगे अब तो हमारे पास रफेल है, अब तो हमारे पास रफेल है। इनफैक्ट हमने रफेल लिया ही इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 है, जिससे हमें काफ़ी खतरा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जाननी है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, मैं चाहूँ तो आपको ये भी बता सकती हूँ कि बीच बीच में F-16 और हमारे क्या रिश्ते खराब हुए, फिर चाइना ने कैसे ऐसी डिप्लॉय कर दिया था लद्दाख में एक बारी पहले भी, हमें बस डराने के लिए, ताकि हम पाकिस्तान के F-16 से डर जाएं। ऐसा बहुत बड़ा पूरी हिस्ट्री है। आई कैन नॉट गो इनटू दिस क्योंकि मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है। ओके, अगर हम देखें, आपको पता है F-16 को बनाता है USA और सप्लाई किया है USA ने, रफेल को हमें दिया है फ्रांस ने। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या है, लॉकहीड मार्टिन USA की, और ये डसॉल्ट एविएशन, ये आपको पता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो F-16 है वो सिंगल इंजन है और जो रफेल है वो डबल इंजन है। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। ओके, और हमें क्या देखना है, मैक्सिमम स्पीड। देखिए, इससे पता चल जाएगा आपको, मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो 2400 किलोमीटर्स पर आवर है इसकी, F-16 की। ठीक है, लेफ्ट वाला F-16 है, राइट वाला रफेल है। ठीक है, F-16 की जो है वो 2400 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमारी कितनी है रफेल की, 2 मतलब 4 बारी 2। आप देख सकते हैं ये 2400 से तो कम ही है किलोमीटर पर आवर एट हाई ऑल्टीट्यूड, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड है। अभी हमें देखिए और भी मैं बड़ा कुछ बताती हूँ। ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ये 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा एज है हमें। अगर हम बात करें, जो हाइट है वो 5.09 मीटर है, F-16 की लेंथ है 15 मीटर और विंग स्पैन है 9.44 मीटर। रफेल की हाइट है 5.30 मीटर, लेंथ है 15.30 मीटर और जो विंग स्पैन है वो भी बड़ा है 10.90 मीटर्स। अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें देखना है, मिसाइल्स कौन सी यूज हो रही है जेट में, इट कैरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, AMRAAM मिसाइल के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि AMRAAM मिसाइल्स ही यूज़ करती है F-16 के एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, तो इट कैरीज AMRAAM मिसाइल विच कैन हिट अप टू 100 किलोमीटर्स। मतलब ये एयरक्राफ्ट है, ये अपने साथ में अकम्पनी करता है इसको AMRAAM मिसाइल, जो ये टारगेट को हिट करने के लिए, जो 100 किलोमीटर के बीच बीच में टारगेट को हिट कर सकते हैं। आप देखते हैं हम रफेल के केस में, इट इज लोडेड विद मीटियोर मिसाइल, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट कैन हिट 150 किलोमीटर तक के टारगेट्स। तो ये थोड़ा सा एज हमें मिल गया। और एक स्कैल्प मिसाइल भी है, दैट कैन शूट टारगेट्स ऑन लैंड ओवर 300 किलोमीटर्स अवे। अगर हम हैमर मिसाइल की बात करें, हैमर मिसाइल अभी ये पे लोड नहीं की गई है, इट विल बी लोडेड सून। ऑलराइट, अब हम देखते हैं लोड टेकिंग कैपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम है, हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है, 21,272 kgs, ये 24,500 kgs। ठीक है, कॉम्बैट रेडियस आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं रिडार सिस्टम। रिडार सिस्टम आपको पता है क्या होता है? रिडार सिस्टम बेसिकली डिटेक्ट करना कि टारगेट्स हमसे कितनी दूर हैं, फिर उसको टारगेट करना। तो डिटेक्ट करने वाले सिस्टम को रिडार सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम F-16 की बात करें, इट कैन हिट 20 टारगेट्स आइडेंटिफाई इन 84 किलोमीटर रेडियस, लेकिन ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आइडेंटिफाई करके 40 टारगेट्स को टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ में भी हमारे पास एज हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे। देखिए, मास्टरमाइंड जो चाइनीज शेल कंपनी, जो आपको पता है इतनी सारा केस चल रहा है, इतनी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं, उनसे पता चल गया है कि एक्चुअल में कौन है चाइनीज शेल कंपनीज फ्रॉड के बीच में जो हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रही है। सब कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया है कि एक रिमोट पार्ट ऑफ बिहार से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। ओके, दिस इज समथिंग विच इज मेंशन्ड हियर, तो आप देख सकते हैं वो पकड़ा गया है। ऑलराइट, okay, this is not very important. China must cooperate with Sri Lanka on debt restructuring. देखिए, ये चाइना को कॉपरेट करना चाहिए US स्टेट्स एजेंसी
फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का ये कहना है कि देखिए कोलंबो को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चाइना के रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन की, ऐसा भाषण दे रहे हैं द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड यूएसए। तो चाइना देखते हैं कितना सुनती है, रिस्ट्रक्चर डेट को करती है कि नहीं, क्या टाइम पीरियड बढ़ा देती है उनके लोन वापस करने का कि नहीं, क्या इंटरेस्ट रेट कम कर देती है कि नहीं, क्या इंटरेस्ट रेट और लोन टाइम रिटर्निंग टाइम दोनों की रिस्ट्रक्चर कर देती है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच।